नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी राइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलग अलग आधार पर कौन कौन सी मिसाइल्स होती हैं, यानी जो मिसाइल्स के टाइप्स होते हैं अलग अलग आधारों पर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारत का एक मिसाइल प्रोग्राम है जिसका नाम है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको IGMDP के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख मिसाइलें हैं और किसने डेवलप किया है और उनकी क्या खासियत है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रासायनिक हथियारों के प्रकार, यानी कि कौन कौन से रासायनिक हथियार हैं, केमिकल वेपन्स। और केमिकल वेपन्स या फिर रासायनिक हथियारों से रिलेटेड दुनिया में कौन कौन से कन्वेंशन हैं और भारत किस किस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश है। तो इन सभी की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग आधारों पर जो मिसाइल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पथ के आधार पर मिसाइल, यानी कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद में वो अपने टारगेट पर जाती है तो किस प्रकार का पथ तय करती है, उस आधार पर मिसाइल कितने प्रकार की होती है। तो पथ के आधार पर बात करें तो दो प्रकार की मिसाइल होती हैं। एक होती है क्रूज मिसाइल, और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। पहली है क्रूज और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे क्रूज मिसाइल है। मान लीजिए क्रूज मिसाइल, यहाँ से हमने लॉन्च की क्रूज मिसाइल और यहाँ पे हमारा टारगेट है और हमने इसको हिट कर दिया। अब मान लीजिए कि ये जो टारगेट है चलकर आगे चला जाता है, तो भी हम इसको क्रूज मिसाइल के द्वारा हिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रूज मिसाइल हैं वो जेट इंजन पर आधारित रहती है और जेट इंजन में लगा रहता है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से हम अपनी मिसाइल को किस तरफ भी मोड़ सकते हैं और कहीं पे भी हिट कर सकते हैं, यानी किसी भी टारगेट पे हिट कर सकते हैं। तो ये क्रूज मिसाइल की खासियत है जो कि जेट इंजन पर आधारित रहती है। अब हम बात करें कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसका क्या खासियत है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मान लीजिए यहाँ से हमने लॉन्च किया और यहाँ हमारा टारगेट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल एक, यहाँ पहले तो ये समझिए कि ये किस पर आधारित है। तो ये आधारित है रॉकेट इंजन पे। रॉकेट इंजन का मतलब यह है कि यहाँ से हमने लॉन्च किया और यहाँ जाने के बाद में ये स्वतः ही एक प्रक्षेपीय गति से उस अपने टारगेट को हिट करती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यदि ये टारगेट आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है, तो ये जो मिसाइल है ये काम नहीं करती है, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड रेंज होती है। तो इसका मतलब है कि किसी स्थिर लक्ष्य को ही भेदा जा सकता है बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में ये मेन डिफरेंस रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रक्षेपण मोड के आधार पर। कहने का मतलब है कि हमने इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया और जो हमारा टारगेट है वो कहाँ पर है, उस आधार पर जो मिसाइल्स होती है वो किस किस प्रकार की होती है। तो जो पहली मिसाइल है वो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। कहने का मतलब है कि हमारा सोर्स, यानी कि हमारी जो मिसाइल है वह भी सतह से लॉन्च की जाएगी और जो हमारा टारगेट होगा वह भी सतह पर होगा और ये हिट करेगी। तो इस प्रकार की जो मिसाइल होती है उसको बोलते हैं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। दूसरी हमारी मिसाइल है सतह से हवा पर मार करने वाली। नाम से ही पता लग रहा है कि सतह पर तो हमारा सोर्स यानी कि हमारी मिसाइल होगी, सतह से हम मिसाइल को लॉन्च करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हवा में, यानी हमारा टारगेट तो होगा हवा में और जो लॉन्च किया जाएगा वो सतह से किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो मिसाइल हैं उसको कहा जाता है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तीसरी मिसाइल की बात करते हैं तो वह है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हमारा यहाँ पे कोई, मान लीजिए कोई रॉकेट होगा, उस रॉकेट में ही हमारा जो मिसाइल है वो माउंटेड होगा, हवा में ही क्या होगा, माउंटेड होगा, हवा से उसको छोड़ा जाएगा और जो हमारा टारगेट होगा वो भी हवा में होगा।
तो इस प्रकार की जो मिसाइल है उसको बोलते हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की जो मिसाइल्स होती हैं वो किसी रॉकेट में या किसी प्लेन में माउंट की जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा एक वो है प्लेन है जिसका नाम है सुखोई 30। तो उस सुखोई 30 में किसी मिसाइल को क्या किया जा सकता है, माउंट किया जा सकता है, और माउंट करने के बाद में हवा में किसी टारगेट को हिट किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो मिसाइल होती है उनको बोलते हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चौथी जो मिसाइल है वो है हवा से सतह पर मार करने वाली। इसमें भी क्या होता है कि जो मिसाइल होती है वो हवा से क्या की जाएगी, लॉन्च की जाएगी, और जो हमारा टारगेट होगा वो किसी सतह पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मिसाइल है उनको बोलेंगे हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। पांचवी मिसाइल है जल से जल पर मिसाइल, जल से जल में मिसाइल करने वाली। यानी कि हमारा जो टारगेट जो सोर्स है यानी मिसाइल है वह भी लॉन्च की जाएगी जल से, और जल में ही क्या की जाएगी, जल में ही हमारा टारगेट रहेगा। तो इस प्रकार की मिसाइल होगी जल से जल में टारगेट करने वाली मिसाइल। छठी है जल से सतह या हवा में, जल से यानी जल में होगा और टारगेट होगा हवा में, तो यहां से जो हिट किया जाएगा उस प्रकार की मिसाइल को हम बोलेंगे जल से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो ये प्रक्षेपण मोड के आधार पर यानी कहां से लॉन्च किया जा रहा है और जो हमारा टारगेट है वो कहां पर है, उस आधार पर ये 6 प्रकार की मिसाइल्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परास के आधार पर यानी रेंज के आधार पर। रेंज का मतलब है कि हमारा जो सोर्स यानी हमारी जो मिसाइल है वह लॉन्च से लेकर जो हमारा टारगेट है उसके बीच में कितनी दूरी पर हिट कर सकती है, उस आधार पर जो मिसाइल्स होती है वह कितने प्रकार की होती है। पहली है शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी छोटी दूरी वाली मिसाइल, जो कि छोटी दूरी पर क्या कर सकती है, किसी टारगेट को हिट कर सकती है। दूसरी जो हमारी मिसाइल है वो है मीडियम रेंज मिसाइल। मीडियम रेंज का मतलब है कि जो हमारी रेंज, जो हमारा सोर्स यानी मिसाइल और जो टारगेट है उनके बीच में मीडियम रेंज होनी चाहिए। तीसरी है इंटरमीडिएट रेंज यानी कि मीडियम रेंज से थोड़ा ज़्यादा। और चौथी है अंतर महाद्वीपीय या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। कहने का मतलब है कि यदि एशिया से अफ्रीका में लॉन्च किया जाए तो इस प्रकार की मिसाइल हम यूज करते हैं। कौन सी? अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। तो ये 4 प्रकार की मिसाइल से रेंज के आधार पर हो गई। फिर बात करते हैं गति के आधार पर, स्पीड के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। गति के आधार पर जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। देखो, सबसे पहले है सब सोनिक मिसाइल। सब सोनिक मिसाइल का मतलब हुआ कि उसकी जो गति है वो 1 मेक से कम होनी चाहिए। देखो, 1 मेक में लगभग 1200 से अधिक, लगभग मान लो 1200 किलोमीटर, 1 मेक में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। 1 मेक में लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। लगभग है 1240-50 के आसपास रहती है एग्जैक्टली। तो 1200 किलोमीटर मान लो, तो 1 मेक की जो सबसोनिक मिसाइल होती है उसकी गति होती है 1 मेक से कम, यानी कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम। तो ऐसी मिसाइल होगी सबसोनिक मिसाइल। दूसरी है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि उसकी गति 1 से लेके 5 मेक के बीच में, 1 से लेके 5 मेक, यानी अगर 1 मेक मतलब 1200 से लेके 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 60, यानी कि 6000 किलोमीटर तक की रेंज स्पीड रहती है। रेंज नहीं, स्पीड रहती है। ठीक है। तीसरी है हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी गति 5 मेक से अधिक होती है। ठीक है, आप यह ऐसे भी समझ सकते हो, मैक का मतलब है कि जितनी हमारी ध्वनि की गति रहती है उतनी स्पीड 1 मैक के बराबर रहती है। तो इसका मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक स्पीड से चलती है, जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो गति के आधार पर 3 मिसाइल हो गई, सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है। अब बात करते हैं हम उपयोग के आधार पर मिसाइल कितने प्रकार की होती है। एक होती है युद्धक मिसाइल जो कि हम युद्ध में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्टिकल मिसाइल। और दूसरी होती है सामरिक मिसाइल जिसको हम स्ट्रेटेजिक मिसाइल बोलते हैं। तो ये अलग अलग आधार पर किस किस टाइप की मिसाइल थी उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि हमारा एक सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ है कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस रहता है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले उड़ान के बारे में बात करें तो स्वप्रणोदित व निर्देशित होती है, यानी कि गाइडेड होती है क्योंकि इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है। और स्वप्रणोदित का मतलब होता है इसका जो ईंधन है वो ऑटोमेटिकली जलता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में मैनुअली
जो ईंधन है उसको जलाया जाता है और जो निर्देशित यानी गाइडेड रहती है। नियंत्रित की बात करें तो इसको लॉन्च करने के बाद में नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि अपनी प्रक्षेपीय गति को फॉलो करती है, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गति की बात करें तो गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप करती है और ये करती है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ से रॉकेट लॉन्च की जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए वो है, तो यहाँ पे जाने के बाद में ये प्रक्षेपी गति करके अपने टारगेट को हिट करेगी, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की अधीन गति। पता लगाने की बात करें तो इसको पता लगाना मुश्किल है क्योंकि किधर भी मोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें नेविगेशन सिस्टम रहता है और इसमें आसान रहता है इसको डिटेक्ट कर पाना। इंजन की बात करें तो जेट इंजन पे काम करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन पे काम करती है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो गति के आधार पर किया जाता है, जो क्रूज मिसाइल और जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको प्रास या रेंज के आधार पर किया जाता है। आकार की बात करें तो जो क्रूज मिसाइल है उसका आकार छोटा रहता है और इन जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनका आकार बड़ा रहता है। क्षमता यानी कैपेबिलिटी की बात करें तो अधिक रहती है और जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी कम रहती है। उदाहरण की बात करें क्रूज मिसाइल में आती है ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। आगे हम इसकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इसकी रेंज कितनी है और किसने बनाया और किस आधार पर बनाया है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि है, सूर्य है, पृथ्वी है, तो ये इस प्रकार की जो मिसाइल्स हैं वो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में एक छोटा सा डिफरेंस था। अब एक चीज और है कि गाइडेंस सिस्टम, अलग अलग गाइडेंस सिस्टम होते हैं, उनके आधार पर भी मिसाइल्स होती है। छोटा सा चीज है, जैसे रडार पर आधारित मिसाइल हो सकती है, लेजर पर आधारित, हीट या इंफ्रारेड पर आधारित और सैटेलाइट या जीपीएस पर आधारित। तो ये नेविगेटेड मिसाइल्स हैं। देखो रडार की बात करें तो रडार से हम जो कंट्रोल करते हैं वो है आकाश मिसाइल। लेजर से बात करें तो लाहट, जिसको बोलते हैं लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल। उसके बाद में इंफ्रारेड आधारित मिसाइल की बात करें तो नाग, जिसको बोलते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम। ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दागने के बाद में इसको भूल जाओ तो ये अपने टारगेट पे जाके हिट कर देगी, ठीक है। इसके बाद में जीपीएस के बात करें तो पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल किस पे काम करती हैं, जीपीएस पर आधारित हैं। इनकी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल। अब बात करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है जिसको डेवलप किया गया है जो हमारी मिसाइल्स हैं उनके लिए, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसने की थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। दो चीज, 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, तो मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर व उन्नत बनाना, क्योंकि 1983 से पहले जो हम मिसाइल्स यूज करते थे वो दूसरे देशों से, लाइक जैसे कि USSR यानी रूस वगैरह से खरीदते थे। तो हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे मिसाइल में, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 1983। 2008 में IGMDP कार्यक्रम को पूरा कर दिया गया, यानी कि 1983 में शुरू किया गया और 2008 तक IGMDP प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया गया। और इस प्रोग्राम में 5 मिसाइल्स डेवलप की गई थी, 5 मिसाइल्स डेवलप की गई थी, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। और जो IGMDP प्रोग्राम की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, तो वो थी DRDO की। अब हम बात करें कि जो ये प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में कौन कौन सी मिसाइल थी, तो 5 प्रकार की मिसाइल थी। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि IGMDP प्रोग्राम में कौन कौन सी मिसाइल्स थी, तो एक वर्ड याद रखना आप, टी-पान या टी-पाना याद रखना आप। टी-पाना से आप याद रखोगे 5 मिसाइल। टी से याद रखना त्रिशूल, पी से याद रखना पृथ्वी, ए से याद रखना अग्नि, एन से याद रखना नाग, ए से रखना आकाश। तो ये 5 मिसाइल हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। और ये शब्द याद रखना आप कि IGMDP प्रोग्राम में टी-पाना मिसाइल्स थी। तो ये 5 मिसाइल्स थी, क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे जो पहले देखो पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले टाइप, सतह से सतह की बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपको बताया था कि जो सतह मतलब पृथ्वी मिसाइल कहाँ से दागी जाएगी, सतह से।
हमारा टारगेट कहाँ है? सतह पर। और ये किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, यानी इसको नेविगेट नहीं किया जा सकता। क्यों नेविगेट नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये रॉकेट इंजन पर आधारित है। रेंज की बात करें तो कम दूरी की रेंज है। टेक्नोलॉजी जीपीएस आधारित नहीं है, सॉरी जीपीएस आधारित नहीं है, जीपीएस आधारित नहीं है। इसके बाद में बात करें तो इसके 3 संस्करण है, 3 संस्करण है। देखो 3 संस्करण कौन कौन से हैं? पहली है पृथ्वी 1 मिसाइल। हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना या जल सेना। तो इन तीनों के लिए 3 मिसाइल्स डेवलप की गई है। कौन कौन सी? पृथ्वी के 3 संस्करण है। देखो पृथ्वी 1 की बात करें तो वो लॉन्च डेवलप की गई है थल सेना के लिए। पृथ्वी 2 है वो वायुसेना के लिए, और जो पृथ्वी 3 है वो नौसेना या जल सेना के लिए डेवलप की गई। पृथ्वी 1 की बात करें तो जैसे मैंने बताया थल सेना के लिए डेवलप की गई। इसकी प्रास या रेंज की बात करें तो 150 से लेकर 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। उन्नत संस्करण की बात करें तो याद रखना कि पृथ्वी 1 का उन्नत संस्करण पृथ्वी 2 नहीं है। पृथ्वी 1 का जो उन्नत संस्करण है वो है प्रहार मिसाइल और प्रनास मिसाइल। प्रहार मिसाइल और प्रनास मिसाइल पृथ्वी 1 का उन्नत संस्करण है। और पृथ्वी 1 का हम निर्यात करने के लिए है, यानी कि दूसरे देशों को बेचने के लिए हमने इसका एक और वर्जन बनाया है पृथ्वी 1 का, जिसका नाम है प्रगति मिसाइल। तो प्रगति मिसाइल हमने दूसरे देशों को बेचने के लिए बनाया है, और हमारे देश के लिए हमने पृथ्वी 1 बनाया था, उसका उन्नत संस्करण यानी थल सेना के लिए प्रहार मिसाइल और प्रनास मिसाइल बनाया। पृथ्वी 2 की बात करें तो पृथ्वी 2 मैंने बताया आपको कि वायुसेना के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो 250 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है, और ये वायुसेना के लिए बनाएगी। पृथ्वी 3 की बात करें तो यह है नौसेना या फिर जल सेना के लिए। परास की बात करें तो 350 से लेकर 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो तीनों में से रेंज किसकी सबसे ज्यादा है? पृथ्वी 3 मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा है। अन्य नाम की बात करें तो पृथ्वी 3 मिसाइल को धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये IGMDP प्रोग्राम की पहली मिसाइल थी। अग्नि आधारित मिसाइल की बात करें तो टाइप है सतह से सतह की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज की बात करें तो मध्यम दूरी, जबकि पृथ्वी कम दूरी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जीपीएस आधारित है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको जो पृथ्वी मिसाइल थी उसमें ये बताया था कि जीपीएस टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं, लेकिन वो भी जीपीएस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जीपीएस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रॉकेट इंजन है उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी लगी रहती है। इसके बाद में बात करें तो अग्नि मिसाइल के 5 संस्करण तैयार किए गए हैं। 5 संस्करण तैयार किए गए हैं। कौन कौन से 5 संस्करण हैं? पहला है अग्नि मिसाइल, जिसकी परास है 700 से लेकर 1200 किलोमीटर। दूसरी है अग्नि मिसाइल 2, जिसकी परास है 2000 से 2500 किलोमीटर। फिर है अग्नि 3, परास है 3200 से 3500 किलोमीटर। अग्नि 4 की जो परास है वो है 3000 से 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 की जो परास है या रेंज है वो है 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 संस्करण तैयार किए गए हैं किसके? अग्नि मिसाइल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नि 1 और अग्नि 2 का उन्नत संस्करण अग्नि प्राइम मिसाइल है। अग्नि 1 और अग्नि 2 का उन्नत संस्करण कौन सा है? अग्नि प्राइम मिसाइल है, और मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, अग्नि 1 और अग्नि 2 को। अगली मिसाइल की बात करते हैं तो वो है त्रिशूल मिसाइल। टाइप की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि हमारा जो टारगेट सोर्स यानी जो मिसाइल है वो कहाँ पे होगी? सतह पे, और टारगेट कहाँ पे होगा? हवा में। तो सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब समझ गया आप? सुपरसोनिक का मतलब है जिसकी स्पीड 1 से लेकर 5 मैक तक की होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, यानी हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके लिए त्रिशूल मिसाइल डेवलप की गई। रेंज 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। टेक्नोलॉजी की बात करें तो रेडियो अल्टीमीटर प्रणाली पर आधारित है। रेडियो अल्टीमीटर प्रणाली पर आधारित है त्रिशूल मिसाइल। अगली मिसाइल की बात करें तो अगली मिसाइल है आकाश मिसाइल। टाइप की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। डेवलपमेंट की बात करें तो थल सेना और वायुसेना के लिए की गई है। इसका प्रयोग जल सेना नहीं कर रही है। रेंज की बात करें तो 30 किलोमीटर है।
टेक्नोलॉजी की बात करें तो राजेंद्र रडार पर आधारित है या राजेंद्र रडार लगा हुआ है। हमारे एक साइंटिस्ट थे राजेंद्र, जिनके नाम पे एक रडार बनाया गया है राजेंद्र रडार। उस रडार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है आकाश मिसाइल को, तो इसलिए उस रडार का नाम राजेंद्र रडार रखा गया। अगली मिसाइल है हमारी नाग मिसाइल। टाइप है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब यह है कि ये दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित पर आधारित है। इसका मतलब है कि हमने इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया, हमारा टारगेट यहाँ है और ये मिसाइल चल रही है, और अगर ये टारगेट यहाँ पे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके अपनी दिशा मोड़ लेगी। तो इसको बोलते हैं दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करने वाली मिसाइल। ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट वायुसेना के लिए किया गया, केवल वायुसेना ही इसका उपयोग कर रही है। रेंज की बात करें तो 4 से लेकर 9 किलोमीटर है। टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम। इसके बाद में वायु संस्करण की बात करें तो इसका हेलिना इसका वायु संस्करण है। उन्नत संस्करण की बात करें तो ध्रुवास्त्र मिसाइल है, यानी जो नाग मिसाइल है उसका उन्नत संस्करण कौन सा है, ध्रुवास्त्र। और वायु संस्करण कौन सा है, हेलिना नाग मिसाइल का ही क्या है, वायु संस्करण है। और उन्नत संस्करण क्या है, ध्रुवास्त्र मिसाइल। ध्रुवास्त्र मिसाइल स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जानती है, यानी सेंट के नाम से उसको जाना जाता है। तो सेंट किसका उन्नत संस्करण है ये पूछा जा सकता है, तो वो है नाग मिसाइल का। यहां तक अब हमने जो IGM-DP प्रोग्राम था उसके बारे में चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत की प्रमुख मिसाइल्स, मेजर मिसाइल्स ऑफ इंडिया। तो देखो सबसे जो पहली मिसाइल है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। सबसे पहले तो यह है निर्माण भारत व रूस द्वारा किया गया था, भारत व रूस के द्वारा किया गया था। और ब्रह्मोस का जो निर्माण है वो भारत और रूस की 2 नदियां हैं, उन नदियों के नाम पे किया गया है। भारत की जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, और रूस की जो नदी है वह है मोस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। मिसाइल के प्रकार की बात करें तो मिसाइल का प्रकार है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी इसकी जो गति है वो है 2.8 मैक से 3 मैक के बीच में, क्योंकि मैंने बताया था 1 से लेकर 5 मैक के बीच में होती है, तो इसकी गति 2.8 मैक से 3 मैक के बीच में। रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। प्रक्षेपण की बात करें कि कहाँ से प्रक्षेपित किया जा सकता है, तो सतह, हवा, पानी, कहीं से भी इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस मिसाइल को सतह से, हवा से और पानी से, तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, स्टार मार्क कर लो। विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौन सी है, वो है ब्रह्मोस। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है ब्रह्मोस 2, यानी ब्रह्मोस 1 का उन्नत रूप ब्रह्मोस 2 बनाया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का ही उन्नत संस्करण है। मिसाइल प्रकार की बात करें तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि जो ब्रह्मोस 1 थी वो सुपरसोनिक थी, और जो ब्रह्मोस 2 है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि जो इसकी गति है वो होगी 7 मैक से 8 मैक के बीच। और इसकी रेंज को भी इम्प्रूव किया गया है, रेंज है इसकी 600 से लेके 800 किलोमीटर। और ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है, जिस प्रकार नाग मिसाइल थी उसी प्रकार ब्रह्मोस 2 मिसाइल है, यानी अपने लक्ष्य को ये ऑटोमेटिकली खुद ही ढूंढ लेती है। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन का मतलब है कि जो जेट इंजन होता है, उस जेट इंजन में तो क्या होता है, पंखा लगा रहता है जो कि हवा को क्या करता है, कंप्रेस करता है। लेकिन स्क्रैमजेट के अंदर पंखा नहीं लगा रहता है, इसमें एक कंप्रेसर मशीन रहती है। वो कंप्रेसर मशीन हवा को क्या करती है, कंप्रेस करती है, जिससे कि जो ईंधन है वो बहुत तेज़ी से जलता है, जिसके कारण इसकी जो गति है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। अगली हमारी जो मिसाइल है वो है सागरिका मिसाइल या K-15 मिसाइल। K-15 क्यों दिया गया है, तो K-15 हमारे जो अब APJ अब्दुल कलाम जी जो थे उनके सम्मान में दिया गया है इस मिसाइल का नाम, जिसका नाम है K-15 मिसाइल। निर्माण की बात करें तो DRDO ने निर्माण किया है K-15 मिसाइल या सागरिका मिसाइल की। प्रकार की बात करें तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, यानी पानी से
लॉन्च की जाएगी और ये किस प्रकार की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। INS अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात की गई। सागरिका मिसाइल है वो INS अरिहंत सबमरीन पर तैनात की गई है। रेंज की बात करें तो 700 से लेकर 1900 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज है। अंडर वाटर मिसाइल तकनीक विकसित करने वाला भारत विश्व का 5वां देश है। सागरिका मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, अंडर वाटर मिसाइल है, और इस प्रकार की तकनीक विकसित करने वाला भारत कौन सा देश है, दुनिया का 5वां देश। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। अब बात करते हैं हम जो सागरिका मिसाइल है उसके उन्नत संस्करण की, या फिर K-15 के उन्नत संस्करण की। तो K-15 का उन्नत संस्करण है K4, जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर कर दी गई। इसके बाद में K-15 इसका अगला उन्नत संस्करण था जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर कर दी गई, और K5 का उन्नत संस्करण K6 जिसकी जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर कर दी गई। तो ये थी हमारी K-15 और K-15 के उन्नत संस्करण। नेक्स्ट जो हमारी मिसाइल है वो है पिनाका मिसाइल। पिनाका मिसाइल का निर्माण किया है DRDO ने। यह है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। कहने का मतलब है कि 44 सेकेंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती है। ये 1 मिनट से भी कम में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती है पिनाका मिसाइल। पिनाका मिसाइल 2 प्रकार की हैं, एक है पिनाका मार्क 1 और दूसरी है पिनाका मार्क 2। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रेंज का। पिनाका मार्क 1 की जो रेंज है वो है 40 किलोमीटर, जबकि पिनाका मार्क 2 की जो रेंज है वो है 60 से 75 किलोमीटर, यानी रेंज को इम्प्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा मिशन है स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, यह है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको DRDO और इसरो दोनों ने मिलकर क्या किया है, इसका निर्माण किया है, और यह है एंटी सैटेलाइट सिस्टम। एंटी सैटेलाइट सिस्टम का मतलब यह है कि किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिसाइल बनाएगी। किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिसाइल बनाई गई है, किसके द्वारा, DRDO और इसरो के द्वारा। गतिमान उपग्रहों को नष्ट करने वाली मिसाइल है। लियो लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। तो लियो कक्षा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर में गतिमान उपग्रहों को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकती है, और इसका परीक्षण भी किया है DRDO और इसरो ने। यानी लियो की कक्षा में इसने सक्सेसफुली किसी सैटेलाइट को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और यह क्षमता हासिल करने वाला विश्व का 4था देश बन गया है। देखो, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी इस प्रकार की चीज़ें हैं तो भारत चौथे नंबर पे ही आता है, ज़्यादातर चीज़ों में चौथे नंबर पर ही आता है, क्योंकि इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो 3-4 देशों के पास ही है, लाइक जैसे अमेरिका है, रूस है, चाइना है और भारत। तो ज़्यादातर चीज़ों में भारत चौथे स्थान पर ही आ रहा है। तो मिशन शक्ति जैसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, चौथा देश बन गया है, याद रखना है आपको। 4 देश कौन कौन से हैं, अमेरिका है, रूस है और चीन है, और भारत चौथा है। तो भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट बात करते हैं QRSAM, इनकी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका निर्माण किया है DRDO ने। इसकी जो रेंज है वो है 25 से 30 किलोमीटर और कवरेज 360 डिग्री है। इसकी खासियत ये है कि ये यहाँ से लॉन्च की जाएगी, अगर ये 360 डिग्री भी क्या की जा सकती है, घुमाई जा सकती है। तो इसको बोलते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये हमारी भारत की इम्पोर्टेंट मिसाइल्स थी। अब हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक हथियार यानी कि केमिकल वेपन्स की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये किस किस प्रकार के रासायनिक हथियार हैं। तो देखो, सबसे पहला है घाव कारक। नाम से पता लग रहा है कि हमारे शरीर पे घाव कर सकता है, तो शरीर पर घाव या फफोले उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है। प्रसार की बात करें तो ये किस प्रकार से फैलाया जा सकता है, तो द्रव के माध्यम से, एरोसोल के माध्यम से, वाष्प के द्वारा अथवा धूल के माध्यम से फैलाया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो घाव कारक देखो, सल्फर मस्टर्ड हो सकता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड हो सकता है या लेविसाइट हो सकता है, यानी कि घाव कारक के क्या है, ये एग्जाम्पल हैं। याद रखिए, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड और लेविसाइट ये घाव कारक है जो शरीर पर घाव या फफोले उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है दम घोटू कारक।
रसायन श्वसन नलिका व वायु कोशों को आघात कर सकता है या बंद कर सकता है। प्रसार की बात करें तो गैस के माध्यम से इनका प्रसार किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो क्लोरीन है, फोस्जीन है और डाइफोस्जीन है, ये दम घोटू कार्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा रक्त कारक। रक्त रसायन रक्त कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा उसका परिवहन करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं इस प्रकार के कारक। प्रसार की बात करें तो गैस के माध्यम से। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजन क्लोराइड और आर्सेन, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को नष्ट कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कारक रसायन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, यानी हमारे न्यूरॉन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क कार्य करना बंद कर सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्रसार की बात करें तो द्रव, एरोसोल, वाष्प अथवा धूल के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो सरीन गैस, ताबून, सोमन और वीएक्स, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो तंत्रिका कारक के एग्जाम्पल्स, यानी इनको यूज करके जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है उसको डैमेज किया जा सकता है। तो ये थे केमिकल वेपन्स। कुछ श्रेणियां हैं केमिकल्स वेपन्स की। तो देखो आघात के आधार पर श्रेणियां हैं। तो जैविक हथियारों की श्रेणियों या प्रकार की बात करें तो देखो पहली श्रेणी है श्रेणी ए, सबसे घातक जैविक हथियार हैं, आसानी से फैल सकते हैं, उच्च मृत्यु दर है यानी हाई मोर्टेलिटी रेट है। उदाहरण की बात करें तो नोवल कोरोना, एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक, इबोला जैसे वायरस क्या है, श्रेणी ए में आती है। इसके बाद में आती है श्रेणी बी। तो मध्यम तीव्रता के जैविक हथियार सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, मध्यम रुग्णता दर और निम्न मृत्यु दर है। उदाहरण के लिए जैसे ब्रुसोलेसिस या माल्टा ज्वर, क्यू फीवर और रेसिन टॉक्सिन, तो ये श्रेणी बी में आते हैं। और जो तीसरी श्रेणी है वो है उभरते रोगजनक, जो कि अभी नए प्रकार के उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पादन, उपलब्धता व प्रसार के चलते आसानी से। उदाहरण जैसे नीपा वायरस और हंता वायरस, नाम सुना होगा आपने नीपा वायरस और हंता वायरस का, तो ये श्रेणी सी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो केमिकल वेपन्स हैं या केमिकल हथियार हैं, क्या इनका कोई रेगुलेशन भी है दुनिया में? तो बिल्कुल, रासायनिक व जैविक हथियारों का कुछ रेगुलेशंस भी हैं। देखो सबसे पहले है जेनेवा प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है जेनेवा प्रोटोकॉल एक, जो कि रासायनिक व जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ये संधि कब बनाई गई थी या ये प्रोटोकॉल कब बनाया गया था? 1925 में जेनेवा में बनाया गया था। और 1950 में एक और चीज़ याद रखना कि 1950 में भारत ने भी इसको रेक्टिफाई कर दिया है या इसकी पुष्टि कर दी है, यानी इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी भारत भी अभी जेनेवा प्रोटोकॉल का क्या है, एक सदस्य है। 1925 में बनाया गया था, 1928 में इसको लागू कर दिया गया। तो जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किसके लिए है? रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए। भारत ने इसको लागू कब किया गया था? हस्ताक्षर कब किया गया था? 1925 में, लागू 1928 में। भारत ने कब हस्ताक्षर किया? 1950 में। अगला जो हमारा सम्मेलन है वो है जैविक हथियार सम्मेलन, यानी कि BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। बैक्टीरिया जनित या जैविक और टॉक्सिन हथियारों के विकास व उत्पादन एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाला ये सम्मेलन था। 1972 में हस्ताक्षरित किया गया और 1975 में लागू किया गया, और भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है, याद रखना है। रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये भी रासायनिक हथियारों के विकास व उत्पादन और संग्रहण पर प्रतिबंध लगाता है। 1993 में हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि जो बायोलॉजी वाला था उसको 1972 में लॉन्च किया गया था, जैविक हथियार वाला, ठीक है। 1993 में हस्ताक्षरित किया गया और 1997 में लागू किया गया, और भारत भी इसका पुष्टिकर्ता देश है, यानी भारत ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यानी OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। स्थापना की बात करें तो ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है, मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड, द हेग में है, नीदरलैंड में है। द हेग में एक और चीज़ है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? द हेग में, यानी नीदरलैंड। सदस्य देशों की बात करें रासायनिक हथियार निषेध संगठन में 193 देश शामिल हैं।
2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की व्यापक प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 में। अब अंतिम हमारा ग्रुप है वो है ऑस्ट्रेलिया समूह, या अंतिम जो सम्मेलन है वो, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया समूह। और ऑस्ट्रेलिया समूह कब गठित किया गया था? तो इराक ईरान युद्ध के बाद सन 1985 में गठित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया समूह में अभी वर्तमान में 43 देश शामिल हैं, और 43वां देश कौन सा था? भारत था, जो कि 2018 में शामिल हुआ। तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया समूह में 43 देश हैं, भारत 43वां देश बना, 2018 में इसने ऑस्ट्रेलिया समूह को ज्वाइन किया। ये एक अनौपचारिक संगठन है, इनफॉर्मल फॉर्म है। कच्चा माल, उपकरण, तकनीक निर्यात को विनियमित और नियंत्रित करना, ताकि रासायनिक तथा जैविक हथियारों के विकास में प्रयुक्त न हो। यानी कहने का मतलब है उनका कंट्रोल तरीके से उपयोग किया जा सके, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो ये थी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों, और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 1 अक्टूबर आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।